हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश एक बार फिर से आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पूरे जी जान से मेंस की तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो में भी आप 15 बेहद शानदार और खूबसूरत सवालों से भेंट करेंगे, उससे सीखेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहद भी है इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं तो इसी का फैमिली का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसे ही। कि और एक और बात कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको बता दूं मैं कि मैं 5-5 के सेट में करवा रहा हूं। जैसे 15 सवाल अगर इस वीडियो में करवाऊंगा तो इसमें 5 एक टाइप के होंगे या एक टॉपिक से होंगे, अगला 5 दूसरे टॉपिक से और अगला 5 तीसरे टॉपिक से। इससे क्या होगा कि एक तरह के सवाल जब आप करेंगे, कम से कम 5 तो जरूर करवा रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक तरह के सवालों करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, जिससे आपके सफलता के चांसेस बिल्कुल बढ़ेंगे। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपका सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही शानदार ढंग से कॉन्सेप्ट, मेथड और ट्रिक के साथ आपको सिखाता हूं, जिससे आप अपने एग्जाम में मैथ्स के सारे सवालों को बेहद ही कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं, सफलता के झंडे गाड़ते हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको पता चल ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम शुरुआत के टाइप में नंबर सिस्टम टॉपिक से ले रहे हैं। इसमें नंबर सिस्टम के 5 सवाल करेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे टॉपिक। एक बेहद ही शानदार सवाल, पहला सवाल है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को a से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या को, मतलब वही पूर्णांक जो है 10 गुना को a से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। a का न्यूनतम मान संभव हो सकता है। इसमें से क्या हो सकता है? तो सबसे आसान सी चीज क्या होता है कि पहला कंडीशन में जो शेषफल आ रहा है, अगला बार वो जितना गुना करना कह रहा है संख्या का, तो हम शेषफल का उतना गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अब आपके लिए एक सवाल हो गया कि 150 को a से भाग देने पर 150 को a से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। यानी कि अगर शेषफल 6 आने का मतलब है कि 150 में से अगर हम 6 निकाल देंगे तो ये जो 144 आएगा, ये 144 को a से पूर्णतः विभाजित होना होगा। a से पूर्णतः विभाजित होना होगा। यही तो है कि अभी आप ये समझ लीजिए कि 150 वो संख्या 150 होता है। ये भी मैं चर्चा कर दूंगा, पहले ये बना लूं, आपको समझा दूं कि क्यों ऐसा होता है। तो शेषफल जब 15 आया, दूसरा कंडीशन में संख्या के 10 गुना को, तो हम शेषफल के 10 गुना कर देते हैं। 150 आया और 150 को जब आप a से भाग देते हैं तो शेषफल 6 आ रहा है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि 14 को जब आप 6 से भाग देते हैं तो यहाँ शेषफल क्या आता है, 2 आता है। तो ये 2 जो है 14 में वो एक्स्ट्रा पार्ट है 14 का, जिसे अगर आप निकाल देंगे तो 12 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वही काम वो मैं यहाँ किया, यहाँ छोटे स्तर पे समझा दिया। छोटे संख्याओं के साथ समझना और समझाना दोनों आसान काम होता है। अब आप ये 144 का a जो है कोई न कोई फैक्टर होगा या a पूर्णतः विभाजित करेगा। और दूसरी बात कि एक और चीज है, जो फीचर्स है, मेरिट है वो रिमाइंडर का, आप उसे याद रखना कि a जो है उसी के तहत ये होगा कि a 15 से हमेशा बड़ा होगा। भाजक, डिवाइजर रिमाइंडर से, शेषफल से हमेशा बड़ा होता है मैथ्स में सामान्यतः, ऐसे ही होता है। स्पेशल कंडीशन में ए छोटा हो सकता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कभी किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए आप यही जाने कि जब वो विशेष टर्म एंड कंडीशन, स्पेशल कंडीशन ना दे, तब हमेशा भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा। तो ए जो है 15 से बड़ा होगा और ए जो है 144 का फैक्टर होगा। तो यहाँ 15 से बड़ा तो 16 और 18 संभव है, और 16 भी 144 को पूर्णतः विभाजित करता है और 18 भी 144 को पूर्णतः विभाजित करता है। यानी कि a के ये दोनों मान संभव है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a का न्यूनतम मान, मतलब छोटा वाला वैल्यू, तो हम 16 को टिक करेंगे। यहाँ हो गया a बराबर 16। तो एक और चीज ये मैं बोल रहा था कि आप बस ध्यान रखो कि जब भी, कई बार ऐसे देगा कि वो संख्या जो है वो मतलब अलग दे ही नहीं सकता है। जो ये मेंस का जो लेवल है,
या बिहार में जो एग्जाम का मैथ्स का लेवल है उसमें इससे ज़्यादा वो जब भी देगा तो पहली संख्या का अगला कुछ न कुछ गुना ही होगा, उसका मल्टीपल ही होगा। आप ध्यान रखना, इसलिए आप डायरेक्ट शेषफल वाला शेषफल को मल्टीपल करना, उसमें से शेष निकाल करके, और जैसा सवाल कहा इससे बहुत इजी सवाल भी होते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, सीखने के भी उसे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब एक और शानदार सा सवाल करते हैं दूसरा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी संख्या ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है या विभाजित होती है। इस तरीके से ना मतलब विभाजित होने वाले अब क्या ट्रेंड में थोड़ा ज्यादा है कि नहीं विभाजित होने वाले प्रश्न आपको देखने में को ज्यादा मिलेगा। तो इसका इस फैमिली का एक सवाल अभी वायरल हो रखा है पूरे देश में, दिल्ली से लेकर के सब दिल्ली वाले टीचर उस पर वीडियो बना करके शॉर्ट्स बना करके वो डाल रहे हैं। वो अधिकांश उस पर उसको भी मैं करवाऊंगा, लेकिन वो बस उतना ही बता रहे हैं जिससे आंसर आ जाए, जिसके बाद तो मैं मानता हूं कि बच्चों में कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। वो जब मैं बताऊंगा तो वो क्लियर कर दूंगा आपको, घबराए नहीं। तो पहले उसका एक छोटे भाई को हम कर लेते हैं ताकि वो समझ आ जाए आसानी से। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी संख्या ना तो 5 से विभाजित होती है और ना ही 7 से विभाजित होता है। तो अक्सर कैसे लोग बनाते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल देते हैं पहले, फिर 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल देते हैं। तो उसका निकालने का क्या तरीका है कि 100 संख्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक, 100 को भी इन्वॉल्व करना क्योंकि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में पूछ रहा है, या फिर रहेगा तक तब इन्वॉल्व करते हैं। तो 100 को 5 से जैसे ही आप भाग देंगे तो ये 20 ऐसी संख्याएं होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। वो क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही करते 100, लास्ट में 100 स्वयं होगा। तो 5 से भाग जैसे ही देंगे तो ये क्या निकला, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इसी 100 में अब 7 से जब भाग देंगे तो ये 14 दशमलव कुछ आएगा। तो यही चीज जो है अक्सर छोड़ देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, कई बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है। तो जैसे वो क्या है कि 14 सते 98 जो यहाँ सबसे अंतिम संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसके बाद 99 और 100 जो है उसी को लेकर के ये दशमलव आता है, उसी को लेकर के ये दशमलव आता है। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है आगे की संख्याएं, इसी को लेकर के ये दशमलव आया। अगर यहाँ 98 होता तो 14 पूर्णतः विभाजित हो 14 आता, क्योंकि 98 तक 14 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये दशमलव को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये 99 और 100 के बदले आया। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है जो 7 से यानी 99 जो संख्या 99 हुई और 100 ये दो संख्याएं 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, फिर भी हम भाग दे रहे हैं तो उसी को लेकर के ये दशमलव आता है। तो उस दशमलव को हम काउंट नहीं करते हैं और सीधा सीधी 14 लिखते हैं क्योंकि 14 पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित ही हो रहा है तभी तो वो इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो यहाँ 20 और यहाँ 14 यानी कि 34 हमने क्या निकाला कि 5 से और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। लेकिन इसमें एक और चीज छिपा हुआ है कि 5 से जब विभाजित होने वाले हम संख्याओं को काउंट कर रहे थे तो 35 और 70 दोनों 5 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होने वाले में भी ये 35 और 70 यहाँ भी छिपा होगा, घुसा हुआ है। यानी कि 35 और 70 को हमने 2 बार काउंट किया। तो हम ये कैसे पता करें कि हम किस संख्या को 2 बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार गिन ले रहे हैं। तो इन दोनों का जो भाजक जो है 5 और 7, इसके एलसीएम लघुत्तम वाला जो संख्या और उसका गुणज मल्टीपल जो होगा वही होता है। तो 35 इनका एलसीएम होगा तो 1 35 और 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, तो वो 100 से पार कर जा रहा है, वो लाइन के उस तरफ की संख्या है। तो यहाँ ये दो संख्याएं 5 से जब आप विभाजित होने वाले काउंट किए तो उसमें भी जोड़ लिया और यहाँ भी आपने जोड़ लिया 7 वाले में। तो इस 2 को हम निकाल देते हैं और ये जो 32 आया, 32 100 में 32 कुल ऐसी संख्याएं होगी जो 5 से विभाजित होगा या और 7 से विभाजित होगा। तो इस 32 को जैसे ही हम 100 से निकालेंगे तो 68 जो बचेगा वही आंसर होगा, क्योंकि 32 वो संख्याएं हैं जो 5 से और 7 से दोनों से विभाजित होता है। 5 से भी मतलब अलग अलग हम निकाल लिए और 7 से भी अलग अलग निकाल लिए, तो हम 68 को टिक करते हैं।
ये प्रोसेस है, ये समझाया मैं, ये सब जगह आपको अधिकांश जगहों पे यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो समय बहुत कम होता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप ध्यान देना, मेन आपका ये है, ये तो है ही बहुत बेहतर है, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है कि आप 100 गुने क्या लिखेंगे, 100 जो संख्याएं हैं उसमें से जब हम पांच से ना विभाजित होने वाला, यानी कि जैसे शुरुआत के हम जब 5 संख्याएं लेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें से क्या है, 4 विभाजित नहीं होता है और 1 विभाजित होता है। तो नहीं विभाजित होने वाले संख्याएं हम क्या बोलेंगे कि 4/5 है। 5 में से 4 जो है विभाजित नहीं होता, तो इसी का हम यूज करेंगे, क्योंकि ना पूछ रहा है कि नहीं विभाजित होने वाला, तो 4/5 से 1 कम करके हम लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक वैसे ही जब ये हम 7 तक ले जाएंगे कि 6 7, तो इसमें कितना है जो 7 से विभाजित नहीं होता, तो इसमें जो है 6 1 2 3 4 5 6, ये 7 से विभाजित नहीं होता, यानी टोटल 7 संख्याओं में 6 संख्याएं जो हैं तो वो 7 से विभाज्य नहीं होगा, यानी प्रत्येक 7 संख्याओं में 6 जो है 7 से विभाजित नहीं होता, इसलिए हम 6/7 से करेंगे आज के बाद से। तो आपको ये डिवाइड करते जाना है, तो 5 से आप 20 बार में इसे डिवाइड करेंगे, और 6 चौके 24 दूनी 48, 6 चौके 24 दूनी 48, 480/7, 7 छक 42, 6 उतरा 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, जैसे 7 छक 42, यहाँ से 6 उतरा 60 हो गया, 7 8 56, और उसके बाद 4 आया, तो आप अगर दशमलव देंगे तो 4 पर फिर ये आगे जाएगा, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। यह भी आपको समझाया कि दशमलव उस संख्या के लिए आता है जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो 68 या तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, तो ये एक ही बार में आसानी से हो जाता है। 5-10 सेकंड, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन सही ढंग से आता है तो ये 5-10 सेकंड में होंगे। अब हम चलते हैं जो इस अभी वायरल हो रखा है पूरे देश भर में, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने जो आपको वायरल सवाल करवाने का को बोला है, जो एसएससी का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि वो समझाने में वो एक टाइप है, वो बेहद अच्छा सवाल है समझने के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अच्छा समय लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा, जिसे नहीं देखना। अगर जिसे नहीं देखना होगा कि मैं उस तरह का टफ या लॉजिकल सवाल क्यों करूं, तो मैंने ये सोचा कि एक उस टाइप का वीडियो का क्वेश्चन का एक टाइप ही बता दूं, जिसे देखना होगा वो देखेंगे, जिसे लाभ उठाना होगा वो लाभ उठाएंगे, वो एसएससी सीजीएल वाले के बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो उसे हम अगले वीडियो या फिर स्पेशल वीडियो में करेंगे। हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। अब जैसे मैं आपको यही बताया कि उस वक्त पिछले पहले क्वेश्चन में कि जैसे 16 को आप 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, शेषफल यहाँ 2 आएगा, 14 आप लगाएंगे 2 बार में तो ये 2 आएगा। तो ये 2 क्या है, 2 वो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे आप 16 से निकाल देंगे तो जो संख्या शेष बचेगा वो भाजक से यानी कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। शेषफल वही पार्ट होता है कि शेषफल को अगर आप संख्या में से निकाल देते हैं तो भाजक से जो शेष संख्या नई संख्या बचती है वो भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है। अब ठीक वैसे ही यहाँ या तो फिर पहला ये हो गया, पहला फिर इसका मेरिट ये निकल के आया प्रॉपर्टी, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये जो एक्स्ट्रा जो 2 है ये बढ़ते हुए उतना हो जाए कि कम से कम ये 7 बन जाए, यानी भाजक के बराबर हो जाए, तो भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यहाँ हम इसको बढ़ा करके 5 जोड़ करके 7 कर दें, यानी कि संख्या में 5 जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, 16 5 21, और जब 21 हो जाएगा तो ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। या तो उस एक्स्ट्रा पार्ट को आप हटा दीजिए या उस एक्स्ट्रा पार्ट में वो इतना जोड़ दीजिए कि वो डिवाइजर यानी भाजक के बराबर हो जाए, तो बस यही है। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ n को हम 7 से विभाजित कर रहे हैं, n को हम 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है, तो या तो इस 2 को निकाल दें तो ये जो संख्या बनेगा ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, या शेषफल 0 आएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। या फिर इस 2 में जैसा मैं बोला कि इतना जोड़ दें इस संख्या में
इस संख्या में या जो शेष आ रहा है, जो भाजक में से शेष को जब हम घटा देंगे तो ये 5 जो बचता है, तो 5 इस संख्या में इतना जोड़ दें, मतलब जो इसको जोड़ दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो n में या तो हम 5 जोड़ दें तब ये पूर्णतः विभाजित होगा, या तो 2 घटा दे तब ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसलिए मैं बता दिया कि ऑप्शन में आपको कोई भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि n+5 ही दिखेगा। आपको एग्जाम में हो सकता है कि वहाँ n+2 की जगह n-1 दिख जाए, या यहाँ कुछ और दिख जाए, सॉरी n-2 दिख जाए, तो ये आप इसे टिक करेंगे, और नहीं तो इस ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ यही संभव है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब चौथे प्रश्न को करते हैं। सब एक ही परिवार के, एक ही टाइप के सवाल हैं, जिससे आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। आप ऐसे सवाल को फिर देख करके करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रश्न है कि यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाए तो शेष 2 आता है, यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। तो जो पहले जो संख्या था उसी का ये मल्टीपल है, ये हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा। मैं पिछली बार मतलब बताया हूं, आपको पीछे ऐसे चीजें बता चुका हूं। तो ये आपको जिस लेवल का आपका मतलब आएगा या सवाल आते हैं बिहार के एग्जाम में मैथ्स के, वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसमें भी होता है कि आप चेंज करेगा तो आप क्या बनाएंगे वो समझाऊंगा मैं अलग से। फिलहाल आपको यही दिखेगा, आप किसी भी किताब में ढूंढे, प्रीवियस ईयर में ढूंढे, इससे ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये पहले और बाद की दोनों संख्याएं जो होगा मल्टीपल होगा। तो हमें करना क्या होता है कि जो पहला कंडीशन में जो शेष आ रहा है उसी का उतना गुना कर देंगे। जैसे ये n है तो ये 7 गुना हुआ, तो जो शेष है उसका हम 7 गुना कर देंगे और 14, और 14 को जब आप 5 से भाग देंगे तो शेष जो आएगा वही आंसर होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब इस टाइप के अंतिम अगले टाइप में हम एंट्री करेंगे। आज के 5वें सवाल को हम करते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब आपको चेक करना है, तो आप तो 6 से भाग देते रहोगे तो पता चला कि आपका वो 150 सवाल होने की जगह होने से रहा। तो इसमें क्या होता है कि 6 की विभाज्यता का मेरा नियम आप याद रखें, मैं आपको किताब में जो भी मिले, कि वैसी सम संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। आप याद कर लें कि वैसी सम संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये तो रहा, क्योंकि ये सम संख्या है नहीं अब इन तीनों में। तो 3 की विभाज्यता का नियम तो सबसे आसान नियम में से एक है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वो चेक करते हैं, जो भी 3 या 3 के मल्टीपल होंगे हम उसे काउंट नहीं करेंगे। 3 नहीं, 3 को हटा दिया, 4 2 6 को हटा दिया 8, यानी कि 8 भी 3 से विभाजित नहीं होता। अब इसे हम चेक करेंगे, 6 को हटा दिया, 4 2 6 को हटा दिया, 1 बचा, 1 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। चेक करने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, 2-3 सेकंड तो कम से कम लगेंगे जोड़ने में, तो ये काम नहीं करना है। जब 3 नहीं हुआ तो चौथा होगा, नहीं तो सवाल गलत होगा। इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। बढ़िए अगले सवाल। अब प्रश्न देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि हम अब टाइम एंड वर्क के 5 सवाल करेंगे। हम इससे मतलब इस टाइप में एंट्री ले लिए हैं। प्रश्न है कि इस टाइप का पहला सवाल और आज का छठा प्रश्न कि P-Q-R किसी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 21 घंटों में कर सकते हैं। इस कार्य का 40% भाग पूरा करने में Q को अकेले कितने घंटे लगेंगे। तो टोटल काम, टोटल वर्क, TW मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में ऐसे कि TW क्या होगा, टोटल काम क्या होगा, तो टोटल क्षमता यानी कि तीनों को एक साथ, तो तीनों का एक साथ रेशियो के हिसाब से क्या हो जाएगा 5 3 8 और 2 10। ये हो गया तीनों का क्षमता, क्योंकि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। कितना घंटा, तो 21 घंटे में कर रहे हैं इस काम को, यानी कि टोटल काम 210 हो गया आपके हिसाब से, आपकी आसानी के लिए। तो इस कार्य का 40%, तो ये इस कार्य का 40% यानी कि 2/5, 2/5। तो जैसे ही इसे 42 दूनी 84, तो ये जो 2/5 आया, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप करके रुके रहें, कि 2/5 40% काम को Q अकेले कितने घंटे में करेगा। तो Q का कार्य क्षमता कितना है 3। तो अब क्या हो गया कि टोटल 210 काम था, उसका 40% ही करना है, तो उसका 40% कर दिए। अब ये जो है Q कितने घंटे में करेगा, तो Q जो है क्षमता उसका 3 से है, तो 3 से हम इसे भाग दे देंगे। 3 से जैसे ही भाग देंगे तो आप इसे 70 बार में और 5 से इसे 14 बार में और 14 दूनी 28 घंटे टिक करेंगे, या फिर यहाँ 1/3 से भाग दे दे, 28 दिया 84।
तो ये मुझे लगता है कि आसान प्रश्न है, लेकिन अच्छा है, प्रैक्टिस जरूरी है ऐसे सवालों का, इससे दिमाग की बत्ती जलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न क्या करते हैं, ये भी उसी टाइप का है, क्योंकि जैसे पिछले में क्या था कि 40% करना है, इसमें 1/3 करना है। तो ऐसे सवाल मैं यूं इसलिए करवा रहा हूं कि एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्या होता है कि बच्चे वो अकेले का निकाल देते हैं कि ये जैसे उसमें था कि क्यू 40% काम, अब प्रेशर में क्योंकि आदत होता है कि अकेले तो पूरा काम क्यू अकेले कितने समय में करेगा, अकेले अकेले पूरा काम करवाने का सवाल पहले ज्यादा आता था। अब ऐसे सवाल भी दिख जाते हैं तो बच्चे प्रेशर में पूरा काम जल्दी में निकाल देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। ए, बी और सी के किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जो इसका एलसीएम हो वही टोटल वर्क कुल काम आप मान लेते हैं। तो 4, 20 और 60 का कुल काम क्या होगा, कुल काम 60 होगा। इसका एलसीएम 60 हो रहा है तो टोटल वर्क 60 हो गया। तो तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा, ए बी सी का। तो ये 60 काम ए 4 दिनों में करता है, यानी ए का क्षमता 15 हो जाएगा। इफिशियंसी, इसे क्षमता हिंदी में ही लिख देता हूं, क्षमता 15 होगा, क्योंकि इसी 60 काम को तो वो 4 दिन में करता है। यानी क्षमता मतलब क्या कि प्रत्येक यूनिट पर प्रतिदिन किया गया काम, अगर घंटा हो तो प्रति घंटा किया गया काम, अगर मिनट में हो तो प्रति मिनट का, वो समय के हिसाब से कि समय का प्रति यूनिट इकाई जो इसका यूनिट है उसके हिसाब से क्षमता मापते हैं। तो जैसे वो 60 काम 4 दिन में करता है तो 15 उसका क्षमता हो गया, एक दिन में 15 काम करेगा। वो बी जो है 60 काम 20 दिन में, यानी कि इसका क्षमता 3 हो गया। और ए जो है 60 काम 60 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन वो 1 काम करता है। सॉरी ए बोल दिया मैं शायद। तो तीनों मिल करके कितना करेंगे, क्योंकि एक साथ कार्य कर रहे हैं तो एक साथ अगर तीनों को बैठा दिया जाए तो 19 काम करेंगे, यानी प्रतिदिन वो तीनों मिल करके 19 काम करेंगे। अब काम कितना करवाना है, तो 60 का 1/3, तो इतना काम करवाना है और काम करेंगे प्रतिदिन वो 19, तो 19 से भाग दे देंगे, यही समय होगा, यानी कि 20/19 यानी 1.1/19। बढ़ते हैं 8वां प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें 77,000 रुपए में यह कार्य करने का अनुबंध मिला, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, टेंडर। इस राशि में ए का हिस्सा ज्ञात करे। तो पैसे हमेशा काम के अनुरूप बांटे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना अधिक पैसे ले जाएगा, और जो काम कौन ज्यादा करता है, वो क्षमता जिसका ज्यादा होता है वही ज्यादा काम करता है। तो पिछले बार ही मैं बताया कि कुल काम हम मान लेंगे टोटल वर्क, तो इन दोनों का एलसीएम 60 होगा, तो 60 टोटल वर्क हो गया। यहाँ से ए और बी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो ए 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, क्योंकि 60 काम है 15 दिन में, तो 15 से भाग देंगे, ए का क्षमता निकलेगा और बी का क्षमता 60 है, 60 काम 20 दिन में करता है तो 20 से भाग देंगे, क्षमता 3 आ गया। अब पता चला हमें कि यही जो है 4, 3, 7, यानी दोनों मिल करके कुल उनका क्षमता हो गया 7। अब 77,000 रुपये इसी के अनुसार से वो बांटेंगे कि 77,000 रुपये दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो जैसा मैं बोला कि काम अलग अलग करके समय बर्बाद नहीं करना है। कई बार होता है कि बच्चे टोटल काम फिर निकालेंगे, दोनों का अलग अलग काम करेंगे, निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके वो फिर ए का हिस्सा निकालेंगे, वो नहीं। मैं जैसे बोला कि काम और काम क्षमता के अनुसार से होता है, यानी कि दोनों को मिला करके क्या है 7 है क्षमता, और ए का जो क्षमता है वही होगा ए का, उसी के अनुसार पैसे मिलेंगे। तो टोटल जो 7 है, इससे हम इसे 11,000 में डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44,000 को हम टिक करेंगे। बेहद ही आसान सवाल, हर जगह दिख जाने वाला कि एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 24 व्यक्ति किसी कार्य की 2 इकाई, ये ध्यान देना, बस इसी के लिए मैं करवा रहा हूँ, ये घबराना नहीं है आपको, लिखने का बस भाषा वो कर रहा है ऐसे कि 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस कार्य की 4 इकाई, यानी पहले से 2 गुना काम, 2 इकाई था पहले, अब 4 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी यदि वे 16 दिनों तक एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। ये 24 व्यक्ति है, 8 घंटे
10 दिनों में काम करते हैं, काम से भाग दे देते हैं हम। ये 2 से भाग दिया, इधर आदमी निकालना है तो उसकी जगह एम लिख दिए। 16 दिन 6 घंटे, काम क्या है 4, ये लिखने का तरीका है। मनुष्य गुने समय बटा काम, मनुष्य गुने समय बटा काम। ये 2 से आप 2 बार में करेंगे, 2 से 8 बार में करेंगे, 8 से 8 बार में करेंगे, 6 से इसे 4 बार में करेंगे। एम बराबर 40, 40 को हम टी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक और खूबसूरत सा सवाल। हम क्या करते हैं, जैसे आप मेंस के लिए मैं आपसे स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें हम हंसी मजाक बातें कम करते हैं, क्योंकि मेंस है तो आपको मानना पड़ेगा कि हंसने के समय हंसना है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि समय बर्बाद करके इंटरटेनमेंट करना है। इंटरटेनमेंट जो होता है ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप काम वगैरह पढ़ने लिखने की वजह से थोड़ा सा टेंशन में आते हैं या थकान महसूस होता है, तो इंटरटेनमेंट आपको रीएनर्जाइज करता है, ना कि इंटरटेनमेंट का ओवरडोज से बचना है। अब मन से मेंस की तैयारी करना है, इसलिए हम इस पे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही है। तो 10वां प्रश्न और इस टाइप का अंतिम प्रश्न, अगले टाइप में हम एंट्री लेंगे जो मेंस्ट्रुएशन का होगा। 10वां प्रश्न है कि अजय अकेले 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और विराट अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय इस कार्य को, इस 2 बार इस आ गया है, कोई नहीं, इस कार्य को आरंभ करता है और फिर दोनों बारी बारी से करते हैं। इस प्रकार यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? मतलब कि पहला दिन, इसका मतलब क्या है कि अजय इस कार्य को आरंभ करता है, फिर दोनों बारी बारी से करते हैं। यानी पहला दिन अजय करेगा, दूसरा दिन विराट करेगा, फिर तीसरा दिन अजय, फिर विराट, मतलब एक एक दिन ऐसे बारी बारी से करते हैं। तो अजय अकेले 10 दिन में और विराट जो है 40 दिन में। तो टोटल वर्क मैं क्या बोला था कि दोनों का एलसीएम 40 होगा। 40 होगा, अजय है, ये विराट है। अजय का क्षमता 4 होगा, क्योंकि 40 काम वो 10 दिन में करता है और विराट 40 काम को 40 दिन में, यानी कि 1 उसकी इफिशियंसी क्षमता होगी, वो प्रतिदिन 1 काम करेगा प्रति यूनिट समय में। अब क्या है कि तो अजय जो है पहला दिन अजय आएगा, यानी वो 4 काम करके जाएगा। फिर अगला दिन विराट आएगा, फिर 4 काम करके जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा दिन अजय आएगा, चौथा दिन विराट आएगा। यानी प्रत्येक 2 दिन में, ये प्रत्येक 2 दिन का है, 2 दिनों में दोनों मिलकर के पहला दिन अजय 4 करेगा। ध्यान देना है, बस सीखने वाली बात यही है कि पहला दिन अजय आया 4 किया, अगला दिन विराट आया 1 किया, यानी 2 दिन में दोनों मिलकर के 5 किया। फिर यही रिपीट करेगा, फिर अजय आएगा, फिर विराट आएगा, तो फिर अगला 2 दिन में फिर 5 करेगा। यानी ऐसे ही वो 5-5 प्रत्येक 2 दिन में करते रहेंगे। तो टोटल 40 काम है, 2 दिन में 5 काम होता है, तो 2 से भाग देंगे, तो ऐसे 8 बार प्रति 2 दिन लगेगा। यानी कि समय जो हो जाएगा 8 गुने 2, यानी कि 16 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 2 दिन से हम भाग दिए कि प्रत्येक 2 दिन में 5 काम हो रहा है, अगला 2 दिन में फिर 5 होगा। तो ऐसे प्रत्येक 2 दिन में, यानी 8 बार दोनों को 2 दिन ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि 8 दूनी 16 दिन दोनों को लगाना होगा। अब हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट पे, मतलब टॉपिक में एंट्री लेते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के सवालों को हम एक मतलब आसान से सवालों से शुरू करते हैं, लेकिन ये आने वाले प्रश्न है आपको दिखे होंगे, अगर आपने ज़्यादा मतलब देखा होगा किताब वगैरह, अक्सर आपको दिखे होंगे, देखे या ना देखे, ज़्यादा किताब आप अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ भी ये सवाल आए होंगे ही होंगे। प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? कुछ नहीं, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ऐसे प्रश्न में सिर्फ जब भी त्रिज्या में वृद्धि हो, साइड में वृद्धि हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो, जब 2 बार यहाँ लगातार वृद्धि, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर जो है आर गुने आर होता है, और वर्ग का क्या होता है कि भुजा स्क्वायर। तो यहाँ ए गुने ए, मतलब साइड को ए लिख रहा हूं मैं,
तो लगातार 2 बार आप गुना करते हैं, इसी की वजह से ये भी फॉर्मूला लगाएं आप यहाँ। और कुछ नहीं, यानी कि क्षेत्रफल में नेट वृद्धि क्या होगा, तो 32.25 का वृद्धि होगा। ये भी फॉर्मूला 15 का आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि 15% की लगातार 2 वृद्धि या 15% रेट पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तब भी यही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज हो या किसी शहर की जनसंख्या के वृद्धि का मामला हो, जब भी 2 बार हो, क्षेत्रफल में 2 और वहां समय 2 वर्ष होगा, तो आप हमेशा ये भी फॉर्मूला लगाएं। तो ये 15 + 15 + 15 × 15, मुझे तो लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 को जब आप 100 से भाग देंगे तो ये कुछ और नहीं 2.25 यानी कि 32.25% का कुल वृद्धि होगा। यही इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये सीखने के लिए एक बेहद अच्छा सवाल है, आप इसे ध्यान से सीखेंगे। इसको लिखने का मैं तरीका बताऊंगा कि एक गोले की त्रिज्या को 40% कम कर दिया जाता है, इसका आयतन कितने प्रतिशत घटेगा। अब आयतन में क्या होता है कि हमेशा RQ रहेगा। क्यूब की बात करते हैं, LBH, घनाभ का आयतन यही होता है। और घन का जब बात करेगा तो A³, मतलब यहाँ लगातार 3 बार गुना होता है। जैसे उसमें 2 बार किए थे तो 2 बार का ये भी फॉर्मूला ज्यादा बेहतर होता है, उसके भी दूसरे तरीके हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। तो 40% बराबर क्या होता है, तो 2/5। इसका मतलब अगर कमी को दर्शाए, यानी पहले और अब में आप ऐसे लिख लेना कि पहले और अब क्या होगा, तो पहले 5 था और जब कमी दर्शाए यानी कि 40% की कमी, यानी 5 पर वो 2 कम जाएगा। अगर 40% की वृद्धि दर्शाता तो 5 होता और अब 7 हो जाता। ये इसका लिखने का तरीका है। 10% होता है तो 10% यानी 1/10। अगर वो कमी को दर्शाए तो 10 से 9 हो जाएगा, या यदि वो बोले कि वृद्धि हो जाए तो पहले 10 था तो 1 जोड़ देंगे, वृद्धि तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, कमी तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो ये वही है कि पहले 5 था, अब ये 3 हो गया। तो यहाँ जब भी हम यही बात की कि वॉल्यूम या आयतन की बात हो तो उसमें लगातार 3 बार यानी क्यूब की चर्चा होती है। तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे कि यही चीज 3 बार लिखेंगे, या फिर आप इसका डायरेक्ट क्यूब कर देना इसकी जगह, कि पहले क्या था कि ये था और अब क्या है कि ये है, सॉरी क्यूब ध्यान रखना, वॉल्यूम है क्यूब। तो ये हो गया 125 और ये 3 27 हो गया। कमी कितने का हुआ, तो कमी 98 का हुआ। कमी ये हो रहा है 98 का, 98 तो 98 कितना पर, मतलब 25 पर, 125 पर, क्योंकि पहले आयतन था जो तो पहले था उसी पे कमी होगा। तो 100 से यानी कि ये 4, 25 चौके 25 बचे, और 25 बचे ये हो गया 98, 196। 5 से जब आप भाग देंगे तो 19.6 और 19 दूनी 38, 38 दूनी 76 और 76 और 2 78, 78.4। अब जब इसका गुना करेंगे तो ये 78.4% आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी परिवार का एक और सवाल ले लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अगर नींद में भी रहे तो ये सवाल गलत ना हो। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% कम कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। बस ये भी फॉर्मूला लगातार 2 की जब चर्चा कर रहा है तो 20 बढ़ाया 10 घटाया तो घटाया तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस होता है। जब माइनस हुआ तो जैसे लिखने का क्या होता है कि आप नियमतः ये है ऐसे, मतलब आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ माइनस है, अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो जहां माइनस है वहां माइनस आप लिख दीजिए, ये समझने के लिए है। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे लिखना कि 20 - 10, जब कमी है तो ये माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ माइनस वो कर देता है। तो -20 × 10/100। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा कि कब कमी और बेसी हो। तो जब कमी एक भी कमी हो जाए तो यहाँ माइनस, और जब दोनों कमी हो तो प्लस हो जाएगा। वो भी मैं सवालों के थ्रू करवा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया कि 10 और यहाँ 2, ये 12 यानी कि 8। अगर ये पॉजिटिव आया
तो वृद्धि को बताएगा, पॉजिटिव आया तो वृद्धि को दर्शाएगा, और नेगेटिव आएगा तो कमी को दर्शाएगा। तो ये 8% की वृद्धि होगा, वृद्धि होगा यहाँ, इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने की लागत 21,200 रुपया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि आयत का क्या होगा। तो परिमाप निकाल देंगे तो लागत जो है उससे दर से जब हम भाग देंगे तो ये परिमाप आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। और ये परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × L + B। जब आप 53 से इसे भाग देंगे तो ये 4 यानी 400 इसका आ गया। तो यहाँ से और क्या बोल रहा है कि चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई से L बराबर B + 20 है, 20 मीटर अधिक है। तो ये 400 जो है ये 2 गुण L के जगह B + 20 लिख देंगे और उसमें 20 जोड़ेंगे तो 2B + 20 ये हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 2 से इसे उड़ा दीजिए कि ये 200 बार, और 200 में से जैसे ही आप 20 निकालेंगे तो 180, और 180 को जब आप 2 से भाग देंगे तो B का मान 90 आया, तो L का मान 110 आएगा, और क्षेत्रफल 11×99 यानी 9,900 वर्ग मीटर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न और इस टाइप के भी अंतिम प्रश्न से करते हैं कि एक आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 240 आप भी ऐसे कर सकते हैं। क्यों, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी मेंसुरेशन का समझ हो तो वो विकर्ण जब ये और 10 आपको दिख रहा है तो मुझे पता चला कि 5, 12 और 13 वाला ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। यानी 5 से ये 10 आया और 13 से ये 26 आया, तो 12 से ये 24 आएगा, 24 और 10 240 होगा। वैसे तो आप ऐसे देखें कि लंबाई बराबर हमें पता है कि क्या होता है, मंगल ग्रह वाले भी जानते हैं। तो ये विकर्ण का स्क्वायर यानी कि यहाँ 26 का वर्ग होगा और उसमें से चौड़ाई का निकाल देंगे तो ये जैसे ये ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ, पहले ये क्लियर कर दूं कि 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा। ये कुछ संख्याएं जो होती है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर, या यूं कहें कि पाइथागोरस प्रमेय को वो फॉलो करता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 3, 4, 5 यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ऐसे जब भी आपको दिखे तो आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। तो अब चलते हैं, जैसे ये तो ये 676 और -100 यानी कि 576, और 576 आया तो 24, ये 24 का वर्ग हुआ। अब लंबाई 24 पता है, चौड़ाई 10 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 240 क्षेत्रफल होगा। आपको ऐसी ऐसी संख्याएं भी मैं बताता रहूंगा, आपको हर तरह की चीजें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब न्यू पैटर्न के हिसाब से बेहद जरूरी है। आपका आयोग भी नेशनल लेवल के एग्जाम से SSC वगैरह से खास करके सवालों को हूबहू कॉपी पेस्ट कर देता है, तो आप घबराएं नहीं। जैसे जो आपका संख्या एक सवाल आया था, मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक के आप संख्याओं को लिखते हैं तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ता है, पीटी में आपका आया था, आप इससे परिचित होंगे। मैंने ये बच्चों को बताया था, तब उस वक्त वो क्या बोले थे कि अरे ये तो मतलब ऐसा कौन पूछेगा, तो पूछा और वो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि वो ऐसे सवाल किया था तो उसे समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एक जो है अभाज्य संख्या क्यों नहीं है या एक भाज्य संख्या भी क्यों नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, एक दिख जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जी जान से मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को, और तैयारी में लगे रहिए। थोड़ा देर सवेर हो सकता है, उसमें घबराना नहीं है।
आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगा। देखने के लिए आपका थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।